और कोरोना के पांव गांव तक पहुंच गए हैं। गाजियाबाद के जावली गांव में एक महीने में 45 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है कोरोना की वजह से। हालांकि इनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है, ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन गांव वाले डरे सहमे हुए हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना महामारी ना तो शहर देख रही है ना गांव। अब गांव में भी कोरोना का प्रकोप बखूबी देखा जा रहा है। इस समय हम गाजियाबाद के जावली गांव में मौजूद हैं, जहां पर गांव के लोगों ने एक छोटी पंचायत बुलाई है। दरअसल लोग इस बात से लेकर डरे हुए हैं, जिस तेजी के साथ गांव के अंदर कोरोना महामारी फैल रही है, उसके बाद प्रशासन अभी भी सजग नहीं हुआ है। दरअसल गांव के लोगों ने जो अब तक जानकारी दी है, उनका कहना है और एक लिस्ट भी तैयार की है, 45 से ज़्यादा लोगों की मौत अब तक गांव में हो चुकी है। अब उनका वजह क्या रही ये स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कोरोना संक्रमण की वजह से ही लोगों की मौत हुई हो या कोई अन्य कारण भी रहा हो। तमाम मौजूदा लोग जो गांव के हैं वो यहाँ मौजूद हैं। गांव के पूर्व प्रधान हो या गांव के वर्तमान प्रधान हो, वो भी यहाँ पर हैं और एक लिस्ट जो हाथ में ली हुई है, सबसे पहले मैं वो दिखाना चाहूँगा। सर, आपसे चाहूँगा कि वो लिस्ट आप दिखाएँ और एक बार कैमरे पर आप देख भी सकते हैं। ये पूरी लिस्ट तैयार की है। 19 लोगों के नाम पहले पन्ने पर हैं। दूसरे पन्ने पर बात करें तो 40, यानी कि जो बीच का पन्ना है ये इन्होंने दिखाया है, जिस पर सभी की आयु इन्होंने लिखी हुई है। जो लोग बीते एक महीने के दौरान गांव में जिनकी मौत हुई है, उनकी पूरी फहरिस्त एक लिस्ट यहाँ पर तैयार की गई है और यही वजह है लोग परेशान भी हैं। सामुदायिक केंद्र जावली गांव का यहाँ पर मौजूद है, सभी लोग, महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं और लगातार अब यहाँ के लोगों की मांग है कि गाँव में कैंप लगाया जाए, जाँच शिविर लगाए जाएं, क्योंकि गांव की आबादी की बात करें तो तकरीबन 12,000 से ज़्यादा की संख्या में लोग इस गांव में रहते हैं। काफ़ी बड़ा गांव है और जितनी तेज़ी से एक महीने के अंदर यहां लोगों की मौत हुई है तो लोगों में डर भी है। लोग चाहते हैं यहां पर कैंप लगे, सभी लोगों की जांच हो ताकि इस महामारी को बढ़ने से रोका जा सके। अब लोगों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाँव के जो वर्तमान प्रधानपति हैं। सर, जानना चाहूँगा ये जो माहौल बना है गांव के अंदर और आज आप सब लोग खुद सामुदायिक केंद्र पर इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है और जिस तेज़ी के साथ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने जो आज आदमी इकट्ठे किए हैं सिर्फ इसलिए किए हैं कि हमको हमारे जावली गांव को कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही। मास्क हटा सकता हूँ? सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही। ना ही हमारे इतना बड़ा गाँव होने के बावजूद हमारे गाँव में ना ही तो कोई वैक्सीन सेंटर लगा, जिसमें कि और गाँव में आ चुके हैं। हमने यही इसी चीज़ की एप्लीकेशन मुख्यमंत्री साहब को, सीएमओ और मजिस्ट्रेट साहब को दी है, डीएम साहब को। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ अब तक ना तो वैक्सीन सेंटर खुला है और ना ही गांव में कोई साफ सफाई। अपनी जेब से हमने ये सैनिटाइजर कराया, अपनी जेब से सफाई करा रहे हैं। हमको कोई भी सरकारी फैसिलिटी नहीं मिल रही अभी तक भी, कुछ भी। कोई सरकारी व्यवस्था गांव में नहीं देखी जा रही है, ऐसा इनका कहना है। जो एडवोकेट है वो भी यहाँ पर है, जिन्होंने अभी लिस्ट दिखाई, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं जो ये लिस्ट बनाई है किस तर्ज पर बनाई गई है और कहाँ जाकर ये लिस्ट कैसे तैयार की गई है, थोड़ा इस बारे में भी जान लेते हैं। सर, आप बता दीजिए जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं किस तरह से लिस्ट तैयार की गई है, कैसे इसमें? मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने इसमें शासन प्रशासन से अनेक बार इसमें लिखित शिकायत भेजी, लेकिन हमारी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और कोरोना से बेहाल राजस्थान के गांव में हालात कैसे हैं, इस तरफ भी रुख करते हैं। ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची जयपुर के पास दहमी खुर्द गांव में। देखिए वहां पर क्या कुछ हालात मौजूदा वक्त में बने हुए हैं। गांव में कोरोना का कहर किस तरह बरप रहा है, मौत का आंकड़ा किस तरह तेजी से बढ़ रहा है, घर घर मातम पस रहा है। यूके स्ट्रेन की पुष्टि होने के बाद तो और भयावह हालात बन जाएंगे। और फिलहाल हम जो घर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वहाँ एक जवान लड़के की कोरोना से मौत हुई है। महिलाओं में रुदन है, 30 साल का जवान उन्होंने खोया है। और हम ये आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ केवल कोरोना से मौत नहीं हुई है, बल्कि व्यवस्थाओं की भी मौत हुई है। 30 साल के युवक को लेकर एक नहीं, दो नहीं, कई हॉस्पिटल भटकते रहे, लेकिन उसको सांसों का जुगाड़ नहीं कर पाए। पूरे घर में एक जवान लड़के खोने पर क्या गम हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। माताओं बहनों में रुदन है। परिवार के बड़े छोटों को ढाढ़स बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। राम रतन की मौत ने एक नहीं बल्कि कई सवाल खड़े किए हैं, जिनका जवाब प्रशासन को भी देना होगा, सरकार को भी देना होगा। आज इन सबकी आंखें नम है, गुस्सा है, नाराज़गी है। अपना खोया है तो इस बात का तो गम है, लेकिन जिस कारण से खोया है वो बहुत गंभीर बात है।
लगातार 1 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल रामरतन को दिखाने गए, लेकिन कहीं भी भर्ती नहीं किया। और आखिर में जब सांसों की डोर टूट गई तो अपने जवान बेटे की सबको लेकर घर वापस आ गए। ये सही है कि कोरोना का कहर इस बार गांव में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। 40% मौतें गाँव से हो रही हैं। 40% कोरोना पॉजिटिव मरीज गांव से सामने आ रहे हैं। ये चेहरे, ये दादाजी हैं उनके, ये चाचा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, रामरतन की आज मौत हुई है। ये सही है कि कोरोना से मौतें हो रही हैं, लेकिन आपने बताया कि रामरतन की मौत कोरोना के साथ साथ कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की वजह से भी हुई है, इलाज नहीं हो पाया। कब बीमार हुआ था रामरतन, कहाँ कहाँ आप गए थे, क्या हुआ था, पूरा बताओ। कितनी तारीख में लगे? 5 तारीख को आप बता रहे बीमार हुए थे, 5-6 को बीमार हुए थे, और आप कहाँ कहाँ ले गए थे, क्या हुआ? सबसे पहले ले गए हम आरओएस से, वहाँ पर हम भर्ती नहीं लिए ना, भर्ती नहीं किया। फिर हम प्राइवेट उसको शिव में लेके गए, वहाँ भी वो उसका इलाज नहीं हुआ। फिर हम आरओएस से फिर वापस गए, वहाँ से फिर इनको अस्पताल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ भर्ती कर लिए इनको खबासोनी करके। फिर वहाँ उनको दवाई वाई दे दी लाके, पर लेकिन वो दवाइयों को उनको दी नहीं। मतलब ऐसे वैसे भर्ती कर लिया तो वो डॉक्टर देखभाल के लिए नहीं था, बिल्कुल देखने वाला ही नहीं था। देख ले वो सर 5-6 तारीख को बीमार हो गया, तो उसको ले जाके हमने उसकी जांच वगैरह करवाई। फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में दर जब सब जगह घूमे, कम से कम भी 30-40 हॉस्पिटलों में सब जगह 2-2, 3-3 दफ़ा गए एक हॉस्पिटल में, हमें कहीं भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना कहीं भर्ती नहीं करे, ये बोल दिया कि जगह नहीं है। तो शहर शहर कोरोना का कहर तो दिखाई दे ही रहा है। अब गांव में भी देखिए किस तरह से दस्तक यहां पर कोरोना ने अपनी दी है। उत्तराखंड की तरफ जाएं तो कोविड-19 से बेहाल उत्तराखंड नजर आता है। आंकड़े यही कहानी बयां करते हैं। देहरादून के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में एक नया अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसमें प्री फैब्रिकेटेड टेंट के नीचे मेडिकल बेड्स लगाए गए हैं। देखिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला की रिपोर्ट। कोविड केयर सेंटर महाराणा प्रताप में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, राजधानी देहरादून में। देखिए ये कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, ये सीधे तौर पर पैसे का दुरुपयोग है। अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों को दिक्कत ये है कि वो अपने पेशेंट को कहाँ रखें। अगर ये स्थिति आप देखते हैं तो आप देखिए ये बेड यहाँ ला के रख दिए गए हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन सपोर्ट तक इसके साथ नहीं है। ये पूरा अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक तरीके का पूरा फैब्रिकेटेड टेंट लगाया गया है, जिसमें कई जगह छेद हैं, वहाँ से पानी गिर सकता है। इन दिनों बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है, और आंधी तूफान जब आता है तो इस टेंट की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। ये पूरा रेंट पे होगा, आप समझिए जितने दिन ये रहेगा उतने दिन किराया चढ़ता रहेगा। और यहाँ अगर पूरी व्यवस्थाओं को दिखाऊं तो इससे ना प्रभारी मंत्री खुश हैं, ना स्थानीय विधायक खुश हैं, और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो अब जानकारी, आंकड़ा तक नहीं दे पा रहे हैं कि आखिरकार कितने मरीजों के लिए है और इसका फ़ायदा क्या है। ऑक्सीजन सिलेंडर की पूरे देश में कमी है, और ऐसे में इतना बड़ा अगर आप एक अस्थाई अस्पताल बनाते हैं, उसमें आप ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ से देंगे? सेंट्रल ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है। पाइपलाइन के ज़रिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लाने होंगे, सिलेंडर आप कहाँ से लाएंगे? और सबसे बड़ी दिक्कत ये है अस्पतालों में बेड नहीं है, और यहाँ इस तरह से जो हाइड्रोलिक बेड हैं, जो अस्पताल के बेड, मेडिकल बेड होते हैं, वो धूल खा रहे हैं। इस तरह से देखिए आप, ये सब बेड अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से पड़े हैं। और इस पूरे सेंटर को बनाने का क्या इसके पीछे कल्पना है, इसके पीछे सोच क्या है, ये ना मंत्री समझ पा रहे हैं, ना विधायक समझ पा रहे हैं। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इस वक्त जब सबसे ज़्यादा पैनिक पूरे प्रदेश में फैल रहा है, उस वक्त अगर धन की बर्बादी आपको देखनी है तो राजधानी देहरादून में देखिए, क्योंकि कहीं ना अधिकारियों के पास आंकड़े हैं। जनता जब चाह रही है कि वो CCC में एडमिट हो जाए तो अधिकारी कह रहे हैं यहाँ बेड फुल हो चुके हैं, लेकिन आज अधिकारियों ने असलियत बताई है कि करीब 70 से ज़्यादा बेड उनके रोज़ाना खाली रहते हैं। अब ऐसे में गलती किसकी है? मुख्यमंत्री को सख्त एक्शन लेना होगा, क्योंकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री वही हैं, और ऐसे अगर हालात होंगे तो आप समझिए कि उत्तराखंड में कोविड मरीजों का इलाज कैसे हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, देहरादून।
और अब आपको एक अच्छी खबर दिखाते हैं यूपी के बिजनौर से, जहां से एक अच्छी खबर सामने आई। यहां बीमार पुलिस कर्मियों के इलाज के लिए पुलिस विभाग के सर्कल ऑफिसर ने देखिए किस तरह से कमान संभाल ली है। पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान बिजनौर में पुलिस विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। बिजनौर में तैनात प्रशिक्षणाधीन क्षेत्राधिकारी गणेश कुमार गुप्ता खुद MBBS डॉक्टर हैं और इन दिनों वो वर्दी में डॉक्टर की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। पुलिस कर्मियों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें सही ट्रीटमेंट के जरिए ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिजनौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद दरअसल 140 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। इन्हें पुलिस लाइन के वार्ड में रखा गया है, आइसोलेशन में, जहां CO गणेश कुमार गुप्ता उनका इलाज कुछ इस तरह से करते नजर आए। सर, किस बैच में आपने ये जो है MBBS किया था? मैं 2005 बैच का MBBS मैंने किया था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। मैं वहाँ का 9th रैंक होल्डर था और काफ़ी अच्छा मतलब मेरा एक तरह से ये समझ लीजिए कि पिताजी के कहने पे मैंने मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन भी किया था। हर जगह अच्छा मेरा वो रहा था और मैंने वहाँ पे ये मेरा सौभाग्य था कि वैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा। उसके बाद मैंने दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब किया लगभग 1.5 साल के आसपास। दिल्ली गवर्नमेंट में बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में इमरजेंसी में मैंने काफ़ी मतलब अच्छा अनुभव रहा मेरा। बहुत सारी बड़ी बड़ी इमरजेंसीज वहाँ पे आती थी, तो इमरजेंसी में काम करने के बाद जो है मेडिकल प्रोफेशन में जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद जो है फिर मैं यूपी गवर्नमेंट में मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ज्वाइन किया था 2012 में, और 2012 से 2018 तक मैंने लगातार वहाँ पे अपनी सेवाएं दी है। कुछ और जरूरी खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात देश की बहस की करेंगे, जिसमें आप चुनते हैं बहस का मुद्दा। तो ब्रेक में जाने से पहले आपको बता देते हैं कि आज की बहस के विकल्प क्या हैं। बंगाल में मुख्यमंत्री बनाम गवर्नर आखिर क्यों? कोरोना की वैक्सीन पर राजनीति चरम पर कैसे? इसके अलावा तीसरा मुद्दा, चीन की करतूतों से कैसे दुनिया परेशान। तीनों ही मुद्दे में से आप कौन से मुद्दे पर आज देश की बहस चाहते हैं, इस पर जरूर अपनी पोलिंग करें, मत दें।